नमस्कार साथियों, कैसे हो आप सब। उम्मीद है सब अच्छे होंगे। स्वागत है आपका एक बार फिर से इस नए सेशन में। देखिए, हम पढ़ रहे हैं राजस्थान की जलवायु। यदि संपूर्ण बात करें तो राजस्थान का भूगोल जिसका हम अध्ययन कर रहे हैं, राजस्थान के भौतिक प्रदेश पढ़ लिए, राजस्थान की जलवायु की आज ये आखिरी क्लास होने वाली है। इसके बाद राजस्थान की जलवायु पूर्ण हो जाएगी, एक नया टॉपिक लेंगे। जानकारी के लिए बता दूं, मेरे द्वारा आरबीएससी बोर्ड की जो किताब है उनका सार भी आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। संपूर्ण अच्छी तरीके से करवा रखा है, डिस्क्रिप्टिव और उसकी वन लाइनर और ऑब्जेक्टिव निकालने हैं तो मार्केट में अपनी जो किताब है वो 30 तारीख से उपलब्ध हो जाएगी। वहाँ से उनको हल कर सकते हो और अपनी आरबीएससी का जो है संपूर्ण मैटर आप कवर कर सकते हो। यहाँ पर फ्री तो अपन पढ़ ही रहे हैं, बहुत ही अच्छा मैटर है, मज़े के साथ पढ़िए। बहुत ही मेहनत करके आप लोगों के लिए तैयार करवाया गया है। और अपने यूट्यूब चैनल पर यदि हर परीक्षा की तैयारी करने के लिए अलग अलग सब्जेक्ट में आप रुचि रखते हैं या क्लियर करना चाहते हैं तो मैडम जी जो है आपको पॉलिटी पढ़ा रहे हैं, साइंस पढ़ा रहे हैं, तो उनसे ज़रूर पढ़ सकते हैं। श्री राम सर साइकोलॉजी पढ़ा रहे हैं और इकोनॉमिक्स की मैडम जी जस्ट आने वाले हैं थोड़े दिन बाद, और वो क्लास संस्कृति भी पढ़ाएंगे आपको। राजस्थान की करंट अफेयर से संबंधित सवाल भी वो हल करवाएंगे। और मैथ, कंप्यूटर, मतलब अलग अलग विषय की जो है क्लासें जल्द अपने यूट्यूब चैनल पर शुरू होने वाली है। तो आज इस महत्वपूर्ण क्लास को शुरू करते हैं बगैर किसी देरी के। देखिए, इससे पहले राजस्थान की जलवायु में हमने सामान्य परिचय और ग्रीष्म ऋतु के बारे में अध्ययन कर लिया है। आज हम अध्ययन करने वाले हैं वर्षा ऋतु, शरद ऋतु और शीत ऋतु के बारे में। सबसे पहले अपने YouTube चैनल पर नए हैं तो जरूर जुड़ जाएं भाई, अपने यार दोस्तों को भी शेयर कर दें क्योंकि इतना फर्ज तो आपका बनता है। और हाँ, क्लास की पीडीएफ और शेड्यूल जानने के लिए डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल दे रखा है, वहां से टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करें। देखिए, बात करें आज के इस टॉपिक की, महत्वपूर्ण टॉपिक है वर्षा ऋतु। जब जून माह में सूर्य कर्क रेखा पर सीधा चमकता है। कर्क रेखा पर सूर्य सीधा कब चमकता है, एक बार ये भी देख लेते हैं भाई। ये है कर्क रेखा, ये है 0 डिग्री रेखा जिसे हम भूमध्य रेखा भी बोल सकते हैं, जिसे विषुवत रेखा भी बोल सकते हैं, जो पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटने का कार्य करती है। इसे मकर रेखा भी बोल सकते हैं। अब बात करें कि इन तीनों पर अलग अलग समय में सूर्य कब सीधा चमकता है। सबसे पहले बात करते हैं कर्क रेखा, जिस पर सूर्य 21 जून को सीधा चमकता है। और आपको जानकारी के लिए बता दूं कि 21 जून 2015 के बाद से हर 21 जून को भारत में योग दिवस या यूं कहे संसार में योग दिवस भी मनाया जाता है। तो ये आपको आसानी से याद रह जाएगा कि कर्क रेखा पर सूर्य सीधा कब चमकता है। ये चमकता है 21 जून को। 0 डिग्री पर हम बात करें तो सीधा चमकता है भाई 21 मार्च और 23 सितंबर को। 2 बार साल में जो है 0 डिग्री रेखा पर सूर्य सीधा चमकता है। मकर रेखा की बात करें तो 22 दिसंबर को सूर्य सीधा चमकता है। बहुत ही शानदार और अच्छे फैक्ट है, इनको जरूर याद करें। कर्क रेखा पर 21 जून को सीधा चमकता है। कब चमकता है? 21 जून को। 0 डिग्री पर 21 मार्च और 23 सितंबर साल में 2 बार चमकता है। और मकर रेखा पर 22 दिसंबर को चमकता है। जब 22 दिसंबर को सूर्य मकर रेखा पर सीधा चमकता है तब उत्तरी गोलार्ध में शीत ऋतु होती है। जब यहाँ सूर्य सीधा चमकता है तो यहाँ पर ग्रीष्म ऋतु होती है, इधर शीत ऋतु होती है। तो देखिए भाई, जून माह में जब सूर्य कर्क रेखा पर सीधा चमकता है, जिसके कारण क्या है, थार के मरुस्थल में निम्न वायुदाब का केंद्र बनता है। मतलब भारत की बात करें तो थार के मरुस्थल में जो है निम्न वायुदाब का केंद्र कब बनता है, वो बनता है जून के महीने में। जब यहाँ पर निम्न वायुदाब का केंद्र बनता है तो ये मानसून को आकर्षित करता है और वर्षा होती है। देखिए, सबसे महत्वपूर्ण यदि मानसून को आकर्षित करने वाला कोई कारक है तो वो थार के मरुस्थल में निम्न वायुदाब के केंद्र का बनना है। जब निम्न वायुदाब का केंद्र यहाँ पर बनता है तो हवाएं वहां इस स्थान को घेरने के लिए यात्रा करती है। और वो जो हवाएं आती है, आगे देखेंगे किधर से आती है, वो हवाएं आती है समुद्र के ऊपर से, जहां से आर्द्रता लेती हुई यहां तक पहुंचने का प्रयास करती है। लेकिन आकर्षित करने का मुख्य कारण होने के बावजूद भी ये कम वर्षा ग्रहण करता है। क्या कारण है? उदाहरण के माध्यम से बहुत ही सिंपल देसी भाषा में समझे तो मान लो इधर कोई सब्जी के ठेले वाला है, इधर कोई मकान है,
इसको जरूरत है सब्जी की। कोई मान लो फंक्शन है, ये बोल रहा है इस ठेले वाले को कॉल कर रहा है कि आप गांव के इस किनारे आना, सब्जी का ठेला भर के लाना। ये आता है पूरे गांव को क्रॉस करते हुए, पूरे गांव को क्रॉस करते हुए आता है और सबको सब्जी की जरूरत महसूस होती है भाई। जब ये इधर से इधर यात्रा करता है तो अधिकतर सब्जी की खपत यहाँ करके आ जाता है। यहाँ जिसको सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी या जो आकर्षित करने वाला था, इसको बुलाने वाला था, उसके पास सब्जी बहुत कम बचती है। ये सब्जी वाला ही फैक्टर जो है अपने थार के मरुस्थल या राजस्थान के संदर्भ में काम करता है। मुख्य आकर्षित करने वाला केंद्र तो है थार के मरुस्थल में निम्न वायुदाब का केंद्र का जो बनना है वो, लेकिन ये जब हवाएं इधर आती है इस निम्न वायुदाब के केंद्र को भरने के लिए, तो आते आते जो आर्द्रता होती है वो भारत के अधिकतर हिस्से में क्या है, खो देती है। यहाँ पर ये शुष्क जो है हवाओं के तौर पर पहुंचती है, बहुत कम बारिश यहाँ पर प्राप्त होती है। तो देखिए भाई, यदि कोई पूछे कि भारतीय मानसून को आकर्षित करने वाला मुख्य केंद्र कौन सा है, तो थार के मरुस्थल में निम्न वायुदाब का बनना। लेकिन यहां तक आते आते ये पवनें शुष्क हो जाती है, इस कारण राजस्थान में बहुत कम बारिश होती है। राजस्थान में औसत वार्षिक वर्षा कितनी है भाई? ये है 57.51 सेंटीमीटर। राजस्थान में औसत जो वार्षिक वर्षा है वो 57.51 सेंटीमीटर प्राप्त होती है भाई, जो कि भारत के संदर्भ में देखें तो कम है। भारत में इससे दुगुनी से ज्यादा, लगभग 2.5 गुना के आसपास है वार्षिक वर्षा प्राप्त होती है। यदि दिनों की बात करें, साल में राजस्थान में वर्षा वाले दिन, वर्षा प्राप्त करने वाले दिन तो लगभग 29 दिन है भाई, लगभग 29 दिन राजस्थान साल में वर्षा प्राप्त करता है। आगे चलिए, अब आता है भाई मानसून। क्योंकि मानसून शब्द यदि नहीं होगा तो जो वर्षा ऋतु है उसका कोई अस्तित्व नहीं है। क्योंकि मानसून एक ऐसा शब्द है जो वर्षा ऋतु को क्या है, सबसे अच्छी परिभाषा प्रदान करता है। देखेंगे अभी। देखिए, बात करें मानसून की, तो मानसून ये जो है ये अरबी भाषा के मौसम शब्द से बना है। किससे बना है? याद रखना, अरबी भाषा के मौसम शब्द से जो है मानसून का निर्माण होता है। और इसके जो जनक है वो कौन है भाई? अल मसूदी, मौसम विज्ञान के जनक या मौसम के जनक है वो अल मसूदी को कहा जाता है। अब देखिए एक बार, मानसून का जो अर्थ होता है वो क्या है, ये देखिए। जो आम हवाएं होती है, आम हवा की दिशा में परिवर्तन ही क्या कहलाता है? मौसम कहलाता है। मतलब मान लीजिए कि आम दिनों में बारिश जो है हवा एक दिशा में चल रही है, और जब उस आम हवा में या उसकी दिशा में परिवर्तन होता है तो वो क्या कहलाता है? वो मानसून कहलाता है। सामान्य शब्दों में देखें तो दिशा में परिवर्तन, हवाओं की दिशा में परिवर्तन है वो मानसून को दर्शाता है। अब देखिए भाई, एक बार पुनः देख लीजिए। मानसून जो है अरबी भाषा के मौसम शब्द से बना है, जिसके जनक कौन है? अल मसूदी है। मानसून किसे कहते हैं? आम हवा की दिशा में जो परिवर्तन होता है, जो परिवर्तन होता है उसे मानसून की संज्ञा दी जाती है। और राजस्थान को प्रभावित करने वाला मानसून कौन सा है भाई? राजस्थान को प्रभावित करने वाला जो मानसून है वो दक्षिणी पश्चिमी मानसून है। दक्षिणी पश्चिमी मानसून, दक्षिणी पश्चिमी मानसून है जो राजस्थान को प्रभावित करता है। दक्षिणी पश्चिमी मानसून की दो शाखाएं हैं, एक तो
अरब सागरीय शाखा और दूसरी है बंगाल की खाड़ी की शाखा। आगे हम अच्छे से अध्ययन करेंगे कि अरब सागरीय शाखा कौन सी है या इसका क्या प्रभाव पड़ता है, बंगाल की खाड़ी की शाखा कौन सी है, इसका क्या प्रभाव पड़ता है। आगे चलिए भाई, देखिए मानसून का आगमन कब होता है और मानसून का निवर्तन कब होता है। यदि राजस्थान के संदर्भ में बात करें तो सबसे पहले जो मानसून है लगभग 25 जून को प्रवेश करता है। 25 जून को कहां पर प्रवेश करता है भाई, ये बांसवाड़ा में प्रवेश करता है। 25 जून को राजस्थान में सबसे पहले मानसून प्रवेश करता है। कहां पर, बांसवाड़ा में। कौन सी शाखा है यहां पर भाई, अरब सागरीय शाखा। यदि बात करें जो दक्षिणी पश्चिमी मानसून की दो शाखाएं, अरब सागरीय शाखा और बंगाल की खाड़ी की शाखा, राजस्थान में पहले प्रवेश करने वाली शाखा कौन सी है, अरब सागरीय शाखा है, जिसकी एक उपशाखा 25 जून को बांसवाड़ा और डूंगरपुर के आसपास प्रवेश करती है और यहां पर बारिश करती है। अब देखिए भाई 25 जून को कहां पर, बांसवाड़ा में कौन सी शाखा, अरब सागरीय शाखा। मुख्य तौर पे यदि बात करें, मुख्यतः मानसून का जो प्रवेश है, मानसून का आगमन 1 जुलाई के आसपास, 1 जुलाई के आसपास लगभग राजस्थान में क्या है, मानसून का आगमन होता है। और बात करें जैसलमेर में 15 जुलाई को यह प्रवेश करता है। राजस्थान में 15 जुलाई को जैसलमेर में प्रवेश करता है। यदि भारत के संदर्भ में देखें तो सबसे बाद में यहां पर प्रवेश करता है। भारत में सबसे बाद जो फैक्ट लिखे हैं उनको एक बार फिर से देख लीजिए। देखिए भारत, राजस्थान में सबसे पहले जो मानसून है बांसवाड़ा में पहुंचता है अरब सागरीय शाखा के माध्यम से। कब पहुंचता है, 25 जून। यदि मुख्यतः बात करें या राजस्थान के अधिकतर भाग पर मानसून के प्रवेश की या आगमन की बात करें तो 1 जुलाई के आसपास आता है। यदि भारत के संदर्भ में सबसे बाद में मानसून के आगमन की बात करें या राजस्थान के सबसे बड़े जिले जैसलमेर की बात करें तो यहाँ पर लगभग 15 जुलाई के आसपास मानसून प्रवेश करता है। अब देखिए मानसून का निवर्तन मतलब क्या है, मानसून का लौटना। मानसून का लौटना, इसमें एक बात याद रखना भाई, राजस्थान में सबसे बाद मानसून आता है तथा सबसे पहले लौट जाता है तथा सबसे पहले लौट जाता है। यदि राजस्थान में मानसून के निवर्तन की बात करें तो इसका मतलब है मानसून का लौटना, मतलब मानसून धीरे धीरे वापस लौटने लगता है, जिसे मानसून का निवर्तन कहते हैं। राजस्थान में सबसे बाद में मानसून आता है। आप देख रहे हो 15 जुलाई के आसपास तो जैसलमेर में पहुंचता है। राजस्थान की मुख्य भूमि में अधिकतर भाग पर 1 जुलाई के आसपास ये पहुंचता है तथा सबसे पहले लौट जाता है। इस कारण ज़्यादा बारिश से नहीं होती, या बारिश के दिनों की बात करें तो लगभग 1 महीना ही पूरे साल में राजस्थान बारिश प्राप्त नहीं करता। ये देखिए भाई 30 सितंबर के आसपास यहां से मानसून लौट जाता है। 30 सितंबर के आसपास से राजस्थान से मानसून वापस लौट जाता है भाई। तो ये बातें याद रखोगे, मानसून का आगमन और निवर्तन। इससे पहले हमने देखा मानसून किसे कहते हैं, कौन सी भाषा से, किस शब्द से बना है मानसून, या मौसम विज्ञान के जनक कौन है, और राजस्थान को प्रभावित करने वाला मानसून कौन सा है। उससे पहले वर्षा ऋतु के बारे में सामान्य अध्ययन करा, क्यों है या कौन सा आकर्षित केंद्र है जिसके कारण वर्षा प्राप्त होती है। राजस्थान में औसत वार्षिक वर्षा कितनी। राजस्थान में मानसून प्रक्रिया, राजस्थान में ग्रीष्मकालीन दक्षिणी पश्चिमी जो मानसून है इसकी 2 शाखाएं प्रवेश करती है। कितनी शाखाएं प्रवेश करती है, 2 शाखाएं प्रवेश करती है। पहली जो शाखा है वो है आपके अरब सागरीय शाखा।
दूसरी शाखा कौन सी है? बंगाल की खाड़ी की शाखा। देखिए अरब सागरीय शाखा की बात करें तो तीन इसकी उपशाखाएं हैं भाई। एक तो है पश्चिमी घाट, पश्चिमी घाट, दूसरी है छोटा नागपुर की शाखा, मतलब ये शाखा छोटा नागपुर तक जाती है, यहां तक आर्द्रता लेकर ये जाती है। तीसरी जो शाखा है वो है हिमाचल शाखा। यदि राजस्थान के संदर्भ में बात करें तो ये शाखा महत्वपूर्ण है, क्योंकि ऊपर वाली जो दो उपशाखाएं हैं इसकी अरब सागरीय शाखा की, ये राजस्थान के मानसून को ज्यादा प्रभावित नहीं करती। राजस्थान के मानसून को प्रभावित करती है वो है हिमाचल शाखा। देखिए इसके बारे में थोड़ा अध्ययन कर लेते हैं। यदि इसकी बात करें तो ये क्या क्या करती है? राजस्थान में सबसे पहले मानसून लाती है, राजस्थान में सबसे पहले मानसून लाती है, पहले मानसून लाती है। कब लाती है भाई? ये लाती है 25 जून को। कहां पर लाती है? बांसवाड़ा में। यदि बात करें कि राजस्थान में जो मानसून है वो सबसे पहले कहां प्रवेश करता है? बांसवाड़ा में। कब प्रवेश करता है? 25 जून को। और इसको लाने वाली शाखा कौन सी है? अरब सागरीय शाखा की हिमाचल शाखा है, वो सबसे पहले राजस्थान में मानसून को लेके आती है। देखिए इसमें जो है ज्यादा बारिश प्राप्त नहीं होती, ज्यादा बारिश प्राप्त नहीं होती। दक्षिणी पश्चिमी मानसून का, दक्षिणी पश्चिमी मानसून का मात्र 10% वर्षा प्राप्त, दक्षिणी पश्चिमी मानसून की मात्र 10% वर्षा ये जो है शाखा राजस्थान को प्रदान करती है। कारण क्या है? कारण क्या है भाई? ये अरावली के समानांतर हिमालय की ओर आगे बढ़ जाती है। मतलब साफ है कि ये इसके सामने कोई भी अवरोध नहीं आता, कोई भी अवरोधक राजस्थान में इसको नहीं मिलता। ये हिमालय अरावली के समानांतर आगे निकल जाती है, जिससे राजस्थान में ज्यादा बारिश प्राप्त नहीं होती। इस कारण दक्षिणी पश्चिमी मानसून से जो 100% राजस्थान में यदि वर्षा की बात करें तो मात्र 10% वर्षा है जो इस शाखा से प्राप्त होती है। आगे चलिए भाई, आगे देखते हैं दूसरी जो है बंगाल की खाड़ी की शाखा। देखिए इसकी दो उपशाखा, एक है पूर्वी हिमालय, पूर्वी हिमालय, इससे राजस्थान में बारिश प्राप्त नहीं होती, क्योंकि ये पूर्वी या पूर्वोत्तर के जो राज्य है वहां पर ये शाखा बारिश करती है। दूसरी है उत्तरी मैदान की शाखा या शिवालिक शाखा। उत्तरी मैदान की शाखा या शिवालिक शाखा। देखिए इससे राजस्थान की जो है मानसून पर कोई ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ता, इससे पड़ता है उत्तरी मैदान की शाखा या शिवालिक की शाखा जिसे कहते हैं, ये राजस्थान के मानसून को प्रभावित करती है। देखिए कैसे प्रभावित करती है भाई? ये देखिए यदि भारत के संदर्भ में हम बात करें तो ये जो पहली शाखा है पूर्वी हिमालय की शाखा, ये इधर चली जाती है और पूर्वोत्तर भारत में बारिश करती है। ये जो दूसरी शाखा है ये यहां से टकराने के बाद इधर मुड़ जाती है और भारत में बारिश करती हुई इधर राजस्थान की तरफ आगे बढ़ती है। लेकिन इससे राजस्थान के संदर्भ में बात करें तो ज्यादा बारिश प्राप्त होती है, लेकिन भारत के संदर्भ में यदि बात करें तो ये राजस्थान में ज्यादा बारिश से नहीं करती। फिर भी राजस्थान की जो दक्षिणी पश्चिमी मानसून है 90% वर्षा प्राप्त करती है।
इसकी दक्षिणी पश्चिमी मानसून की। आप बोलोगे कोष्टक में दक्षिणी पश्चिमी मानसून क्यों लिखा है? यदि राजस्थान की 100% बारिश की बात करें तो 10% जो बारिश है वो मावठ की वर्षा से प्राप्त होती है, आगे देखेंगे। 90% दक्षिणी पश्चिमी मानसून से प्राप्त होती है। और यदि दक्षिणी पश्चिमी मानसून को 100% मानकर चले तो इसकी 10% जो है वो अरब सागरीय शाखा से प्राप्त होती है, और 90% जो है वो बंगाल की खाड़ी की शाखा से प्राप्त होती है भाई। अब देखिए, ये राजस्थान की 90% वर्षा प्रदान करने वाली शाखा है। ये अरावली के पूर्व में ज्यादा वर्षा लेकिन पूर्व में कम या ना के बराबर वर्षा प्रदान करती है। ऐसा क्यों है भाई? ऐसा इसलिए है क्योंकि जो राजस्थान का मरुस्थलीय भाग है वो अरावली के वृष्टि छाया प्रदेश में है। पूर्वी जो राजस्थान है वो इसके सामने आ जाता है, लेकिन पश्चिमी जो राजस्थान है वो इस शाखा के वृष्टि छाया प्रदेश में पड़ता है। इस कारण अरावली एक अवरोधक का काम करती है, जिससे पूर्वी राजस्थान में बारिश हो जाती है लेकिन पश्चिमी राजस्थान सूखा रह जाता है। सारांश निकल के ये आया कि ये जो बंगाल की खाड़ी की शाखा है, उत्तरी मैदान की शाखा या शिवालिक की शाखा, इससे राजस्थान में ज्यादा बारिश प्रदान की जाती है, और जो अरब सागरीय शाखा है उसको मात्र राजस्थान में 10% बारिश करती है। आगे चलिए, राजस्थान में मानसून का प्रभाव। अब यदि राजस्थान में मानसून आता है तो कहीं ना कहीं प्रभाव पड़ेगा भाई, कहीं पर ज्यादा तो कहीं पे कम। कोई ना कोई चीज होती है या कुछ भी होता है उसका प्रभाव तो पड़ता ही है। जब हम जलवायु पढ़ रहे हैं और मानसून की बात कर रहे हैं तो मानसून क्यों नहीं प्रभावित करेगा भाई? प्रभावित करेगा। और सर्वाधिक जो प्रभाव है वो कहां पर पड़ता है? न्यूनतम प्रभाव कहां पर पड़ता है? देखिए, सर्वाधिक प्रभाव की यदि बात करें और जिले की बात करें, जिला और स्थान, यदि जिले की बात करें और स्थान की बात करें तो जिला जो है वो है झालावाड़। झालावाड़ को सर्वाधिक प्रभावित करता है भाई कौन? ये मानसून। या राजस्थान में जो मानसून है उसका सर्वाधिक प्रभाव आपको कहां देखने को मिलेगा? झालावाड़ में देखने को मिलेगा। ये क्या है? राजस्थान का सर्वाधिक आर्द्र जिला या सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करने वाला जिला। स्थान की हम बात करें तो यह है भाई माउंट आबू। राजस्थान में ऐसा स्थान जो सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करता है वो है सिरोही का माउंट आबू। जिला कौन सा है? झालावाड़। ये देखिए कितनी बारिश प्राप्त करता है भाई, ये आपके बारिश प्राप्त करता है 100 सेंटीमीटर। 100 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा प्राप्त करता है। माउंट आबू जो है वो 150 सेंटीमीटर वर्षा प्राप्त करता है। तो ये है भाई सर्वाधिक प्रभाव झालावाड़ में देखने को मिलेगा। यदि स्थान की बात करें तो माउंट आबू में देखने को मिलेगा। अब सर्वाधिक प्रभाव है तो न्यूनतम प्रभाव भी होगा। न्यूनतम प्रभाव की यदि हम बात करें, जिले की बात करें और स्थान की बात करें, जिला है वो है आपका जैसलमेर। जैसलमेर में मानसून का सबसे कम प्रभाव देखने को मिलता है, बल्कि हकीकत यह है कि सर्वाधिक मानसून को आकर्षित करने वाले यदि कोई कारण है वो तो जैसलमेर में अधिकतर जो विस्तृत भाग है थार का मरुस्थल वो है, क्योंकि यहाँ पर निम्न वायुदाब का केंद्र बनता है जो भारतीय मानसून को अपनी ओर आकर्षित करता है। स्थान की बात करें तो है आपका सम। और देखिए सम के जो दौरे हैं वो घूमने के लिए विश्व प्रसिद्ध है भाई, लोग यहाँ बार बार से पर्यटक घूमने के लिए आते हैं। तो सम जो है जैसलमेर, ये जो है मानसून से सबसे कम प्रभावित या यहाँ पर मानसून का सबसे कम प्रभाव देखने को मिलता है। 0 सेंटीमीटर वर्षा, या यूं कहें कि यहाँ पर बारिश होती ही नहीं है भाई, सम पे बारिश नहीं होती है। आगे चलिए, दिशा के अनुसार यदि प्रभाव की बात करें तो देखिए भाई, देखते हैं एक बार मैप के माध्यम से समझिए।
राजस्थान बना लेते हैं पहले। जैसा भी बने आपको समझना है कि राजस्थान की जो आकृति है वो कैसी है, विषम कोणीय चतुर्भुज के समान है। देखिए ये अपना है राजस्थान। अब राजस्थान में बात करें तो इस दिशा से, कौन सी दिशा से, इस दिशा से सबसे पहले मानसून प्रवेश करता है। मानसून प्रवेश कौन सी दिशा है ये, दक्षिणी पश्चिमी। मानसून प्रवेश करता है वो आपके राजस्थान के दक्षिणी पश्चिमी, मानसून जो है दक्षिणी पश्चिमी दिशा से प्रवेश करता है और सबसे पहले जो है बांसवाड़ा में बारिश से प्राप्त करता है। अब देखिए ये है भाई मानसून के आगे बढ़ने की दिशा। मानसून आगे बढ़ता है, मानसून कौन सी दिशा में आगे बढ़ता है, उत्तर पूर्व दिशा में आगे बढ़ता है। तो दो चीजें या दो फैक्ट आपको याद हुए कि मानसून का प्रवेश जो होता है वो दक्षिणी पश्चिमी दिशा से होता है और मानसून जो है आगे बढ़ता है वो उत्तरी पूर्वी दिशा में आगे बढ़ता है। अब देखिए इधर वाला लेखा जो को भी देख लेते हैं भाई। यदि हम बात करें वर्षा की मात्रा की, तो आप दक्षिणी पूर्वी दिशा से यदि उत्तर पश्चिम दिशा की ओर जाओगे, मतलब इस वाले भाग में यदि आप जाओगे, इधर से इधर जाओगे, इधर से इधर जाओगे, तो क्या मिलेगा, तो आपको मिलेगा वर्षा की मात्रा में कमी। देखिए आप दक्षिणी पूर्वी दिशा से यदि राजस्थान के उत्तर पश्चिम दिशा की ओर जाओगे तो वर्षा की मात्रा में कमी देखने को मिलेगी, और इसके उल्टा यदि आप उत्तर पश्चिम दिशा से दक्षिण पूर्व दिशा की ओर यात्रा करोगे, इधर से इधर यदि यात्रा करोगे, तो जो है आपको वर्षा की मात्रा में बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। वर्षा की मात्रा में बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। ये है भाई दिशा के अनुसार। यदि प्रभाव की बात करें तो जो है सबसे पहले प्रवेश करता है आपके दक्षिणी पूर्वी दिशा में, राजस्थान में मानसून प्रवेश करता है और आगे जो बढ़ता है उसकी दिशा होती है उत्तरी पूर्वी। और यदि हम बात करें दक्षिणी पूर्वी राजस्थान से उत्तर पश्चिमी राजस्थान की ओर यदि आप यात्रा करते हैं तो आपको मिलेगा कि धीरे धीरे जो है वर्षा की कमी महसूस हो रही है। उल्टा यदि इधर से इधर की यात्रा करोगे तो जो है वर्षा की मात्रा बढ़ती जाएगी। ये प्रभाव राजस्थान में मानसून का देखने को मिलता है। आगे चलिए, आगे देखिए कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं हैं उनको भी देखते हैं। मानसूनी घटनाएं, मानसून का परपोस्ट किसे कहते हैं। अब देखिए जब मानसून प्रवेश करता है राजस्थान में और जब पहली मूसलाधार बारिश होती है, मानसून प्रवेश के बाद जो मूसलाधार वर्षा प्राप्त होती है, प्राप्त होती है, उसे क्या कहते हैं भाई, मानसून का परपोस्ट। अरे आप यदि राजस्थान में रहते हैं तो आपको अच्छे से पता है, जैसे ही हम क्या है बारिश का इंतजार करते हैं और पहली जो है वर्षा ऋतु की बारिश प्राप्त होती है, वो भयंकर मूसलाधार बारिश प्राप्त होती है। और अपने देसी भाषा में बोले तो जब आप बाजरी की है जो बिजारी करण वास्ते अड्डी का कि भाई बाजरी बीजा, मूंग बीजा, मोट बीजा, गुआर बीजा, कि पहली बारिश हो जाए, ढंग की बारिश हो जाए, ताकि जो है हड़ोत्यो करा तो सूखो नहीं आवे नहीं चाहूँ। तो वो है भाई मानसून को परपोस्ट, मतलब पहली मूसलाधार बारिश। ये कब प्राप्त होती है ये आपको
जुलाई से सितंबर में देखने को मिलती है। जुलाई से सितंबर के मध्य देखने को मिलती है। तो मानसून का प्रकोष्ठ आपको समझ में आया। वर्षा ऋतु की पहली मूसलाधार बारिश मानसून का विस्फोट कहलाती है या मानसून का प्रकोष्ठ कहलाती है। अब देखिए बात करें मानसून का प्रतिच्छेदन। प्रतिच्छेदन का मतलब है गैप, गैप पड़ना। जब पहली मूसलाधार बारिश हो जाती है उसके 2-3 सप्ताह बाद बारिश में 2 से 3 सप्ताह का जो गैप पड़ता है, बारिश में 2-3 सप्ताह का अंतर या गैप क्या कहलाता है भाई? वो मानसून का प्रतिच्छेदन कहलाता है। अरे देसी भाषा में समझो। अब हम बाजरी बीज लिया बी के बाद में आपा सोचा कि थोड़ा बाएं तो मिल जाए, थोड़ा बाएं तो मिल जाए तो आप निनाण विनाण कर लिया। तो वो बाएं ताड़ो जो को टाइम है बिन के मानसून का प्रतिच्छेदन मतलब है 2 से 3 सप्ताह, 14 से या 20 दिन, 15 से 20 दिन यदि जो बीच में बारिश नहीं होती है तब हम उस बाएते में निनाण कर लेते हैं। वो निनाण वाला टाइम मानसून का प्रतिच्छेदन काल कहलाता है। ये कब होती है भाई स्थिति? ये सॉरी, ये जुलाई से अगस्त वाला है भाई टाइम। ये जुलाई से अगस्त का टाइम है और ये अगस्त से सितंबर का टाइम है। अगस्त से सितंबर का टाइम है। तो मानसून का प्रतिच्छेदन आपको समझ में आया, मानसून का प्रकोष्ठ आपको समझ में आया। पहली मूसलाधार बारिश मानसून का प्रकोष्ठ कहलाती है और मानसून प्रतिच्छेदन जो बारिश में 2-3 सप्ताह का जो गैप या अंतर प्राप्त होता है उसे मानसून का प्रतिच्छेदन कहते हैं या मानसून प्रतिच्छेदन वो कहलाता है। आगे देखिए मानसून का निवर्तन। मानसून का निवर्तन क्या होता है भाई? मानसून का निवर्तन मतलब मानसून का लौटना। और ये स्थिति राजस्थान में कब देखने को मिलती है भाई? 30 सितंबर को, या यूं कहे कि सितंबर का आखिरी सप्ताह और अक्टूबर का पहला सप्ताह राजस्थान से मानसून का निवर्तन काल कहलाता है। इसमें क्या होता है भाई? मानसून लौटने लगता है। लौटने का समय, मानसून लौटने का समय है वो मानसून निवर्तन काल कहलाता है। ये लगभग सितंबर का अंतिम सप्ताह या अक्टूबर का पहला सप्ताह, 1 अक्टूबर या 30 सितंबर के आसपास का ये जो समय है राजस्थान में मानसून निवर्तन काल कहलाता है। आगे देखिए भाई कार्तिक हिट। अरे देखते हो ना दीपावली के आसपास, दीपावली कब आती है? दीपावली आती है कार्तिक अमावस्या को। कैसे याद रखे कि अमावस्या को आती है, पूर्णिमा को आती है? अरे अमावस्या कैसी रात है? काली रात है या एकदम चांदनी चौक वाली रात है? काली रात है। जब दीपक जलाएंगे तो सबसे ज्यादा कब चमकेगा? वो चमकेगा अंधेरी रात में। तो आप आसानी से समझ सकते हो दीपावली के दीपक सर्वाधिक जो चमकेंगे वो अमावस्या के दिन चमकेंगे। इसी कारण जो दीपावली है वो कार्तिक अमावस्या को मनाई जाती है। ये आपको ये सवाल है या फैक्ट याद रखने के लिए बता रहा हूं कि जो कार्तिक हिट है दीपावली के आसपास का जो समय वहाँ सर्वाधिक उमस भरा होता है। आपको ऐसा महसूस हो रहा है कि उमस हो रही है, वातावरण में बहुत उमस महसूस हो रही है, तो वो हिट गर्मी जो कार्तिक की माह की गर्मी है उसे क्या कहते हैं? कार्तिक हिट। ये कब का समय है भाई? ये कार्तिक माह में, कार्तिक माह की उमस, कार्तिक माह की जो उमस है इसे कार्तिक हिट नाम दिया गया है। दीपावली के आसपास का समय, दीपावली के आसपास का समय, या यूं कहें कि मानसून के लौटने के जस्ट बाद दिखने वाली गर्मी या उमस, मानसून के लौटने के बाद दिखने वाली उमस या गर्मी कार्तिक हिट के नाम से जानी जाती है। तो चारों चीजें आपको कंटेस्ट हुई होगी, मानसून परफोस्ट, मानसून प्रतिच्छेदन, मानसून का निवर्तन और कार्तिक हिट। चारों चीजें बहुत ही अच्छी तरीके से आपने समझी होगी और जानी होगी। आगे देखते हैं भाई राजस्थान में वर्षा का वितरण। राजस्थान में जो वर्षा का वितरण है वो कैसा मिलता है भाई? आपको असमान मिलेगा। राजस्थान में वर्षा का वितरण कैसा है? असमान है। जैसे आप देखोगे झालावाड़,
सर्वाधिक, जैसलमेर न्यूनतम। अरे आपको राजस्थान के संदर्भ में वर्षा का वितरण देखना है तो आपको आसानी से पता चल जाए कि एक समान नहीं है। कहीं राजस्थान में सर्वाधिक मतलब ज्यादा बारिश प्राप्त होती है तो कहीं पर कम प्राप्त होती है, कहीं पर एकदम बीच वाली बारिश है वो प्राप्त होती है, ना ज्यादा ना कम। तो जो भी है वर्षा का वितरण राजस्थान में कैसा है, असमान है। इसका निर्धारण कैसे कर सकते हैं, जो है समवर्षा रेखा द्वारा। जो राजस्थान से समवर्षा रेखाएं गुजरती है ये मानसून या राजस्थान में वर्षा के वितरण को आसानी से दर्शा सकती है। निर्धारण कौन करती है भाई, समवर्षा रेखाएं राजस्थान में वर्षा के वितरण को दर्शाती है। अब बात करें कुछ महत्वपूर्ण और इंपॉर्टेंट समवर्षा रेखाएं, तो देखिए 10 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा ये क्या करती है, पश्चिमी मरुस्थल की पश्चिमी सीमा का निर्धारण करती है, पश्चिमी सीमा का निर्धारण करती है। कौन सी वर्षा रेखा, 10 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा ये मात्र राजस्थान के जैसलमेर जिले से गुजरती है। तो 10 सेंटीमीटर जो समवर्षा रेखा है ये पश्चिमी मरुस्थल की पश्चिमी सीमा का निर्धारण करती है और राजस्थान के जैसलमेर जिले से गुजरती है। अब देखिए 25 सेंटीमीटर वर्षा रेखा ये क्या करती है, ये पश्चिमी मरुस्थल को 2 भागों में बांटती है। पश्चिमी मरुस्थल को 2 भागों में बांटने वाली समवर्षा रेखा कौन सी है, 25 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा। पश्चिमी मरुस्थल की पश्चिमी सीमा का निर्धारण करने वाली समवर्षा रेखा कौन सी है, वो है 10 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा जो केवल जैसलमेर जिले से गुजरती है। देखिए 25 सेंटीमीटर वर्षा रेखा है, ये जो पश्चिमी मरुस्थल है जो राजस्थान के 61.11% भाग पे फैला हुआ है, जहां पर राजस्थान की लगभग 40% जनसंख्या निवास है करती है और राजस्थान के लगभग 15 जिले के आसपास इसमें शामिल है। इस पश्चिमी मरुस्थल को 2 भागों में बांटने वाली जो है समवर्षा रेखा है आपकी 25 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा। ये देखिए कौन कौन से 2 भागों में बांटती है, शुष्क मरुस्थल और अर्ध शुष्क मरुस्थल। शुष्क मरुस्थल को हमने पुनः 2 भागों में बांट के देखा था और अर्ध शुष्क मरुस्थल है उसको पुनः हमने 4 भागों में बांट के देखा था कि ये गग्गर का प्रदेश है, ये शेखावाटी प्रदेश है, ये नागौर उच्च भूमि है, ये लूनी बेसिन है। आगे देखिए भाई 40 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा ये क्या है, ये राजस्थान को 2 बराबर भागों में बांटती है, 2 बराबर भागों में बांटती है। कौन सी समवर्षा रेखा, 40 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा। ये क्या करती है, और ये पश्चिमी मरुस्थल की पूर्वी सीमा का निर्धारण करती है, पूर्वी सीमा का निर्धारण भी करती है। तो इसके बारे में 2 इंपॉर्टेंट बातें याद रखोगे भाई, ये राजस्थान को 2 बराबर भागों में बांटने वाली समवर्षा रेखा है, कौन सी, 40 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा, और पश्चिमी मरुस्थल की जो है पूर्वी सीमा का निर्धारण इसके द्वारा किया जाता है। अब देखिए एक और इंपॉर्टेंट है भाई 50 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा ये क्या करती है, ये अरावली के समानांतर स्थित है, समानांतर स्थित है। और क्या करती है, ये पूर्वी मैदान तथा पश्चिमी मरुस्थल की सीमा का निर्धारण करती है, अलग करती है। तो ये 4 समवर्षा रेखा है भाई, याद रखोगे, 10 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा, 25 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा, 40 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा और
50 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा। यहाँ से एग्जाम में बहुत बार सवाल बनते हैं। आप मजे के साथ पढ़िए, बस बाकी हम पे छोड़ दीजिए। आप जो यहाँ पे पढ़ाया जाता है उसको याद कर लीजिए, मेरी गारंटी कुछ भी बाहर नहीं जाएगा। बहुत ही अच्छी तरीके से आपको राजस्थान का भूगोल कंटेस्ट करवा दिया जाएगा। भूगोल एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको बाद में नहीं पढ़ना होता है, क्लास में इसका पोस्टमार्टम कर दो, बस फिनिश। एक बार समझ के पढ़ लो और दिमाग में स्थायी। बिल्कुल, भूगोल का यही तो मजा है भाई। अब देखिए, मानसून को प्रभावित करने वाले वैश्विक स्तर के कारण कौन कौन से हैं। वैश्विक स्तर के जो कारण है वो भी राजस्थान के मानसून है उसको प्रभावित करते हैं। यदि हम बात करें अल नीनो, ये क्या है भाई? अल नीनो का एक चित्र दिखाया गया है, पहले इस चित्र को एक बार देख लीजिए। देखिए यहाँ सनमार्गी पवनें चलती है, कौन सी? व्यापारिक पवनें। इधर चलती है, इधर चलती है। ये व्यापारिक पवनें भूमध्य रेखा को क्रॉस करने के बाद, जब भारत की बात करें तो थार के मरुस्थल में एक न्यून वायुदाब का केंद्र बन जाता है। ये व्यापारिक पवनें भूमध्य रेखा को क्रॉस करने के बाद अपना मार्ग बदलती है और जो निम्न वायुदाब का केंद्र बनता है उसको भरने के लिए इधर से चलती है और हिंद महासागर के ऊपर से गुजरती हुई आर्द्रता ग्रहण करके पूरे भारत में बारिश करती है और आखिर में जैसलमेर में 15 जुलाई के आसपास पहुंचती है। अब देखिए यहां पर जो है जलधाराएं चलती है, विषुवत रेखीय जलधाराएं। ये जब यहां आने के बाद इनके विपरीत एक चलती है प्रति विषुवत रेखीय धारा, जो एक गर्म जलधारा है और 3-4 साल बाद एक बार ये ज्यादा एक्टिव हो जाती है और ये दोनों तरफ थोड़ी आगे बढ़ जाती है। आगे बढ़ के ये कहां चली जाती है भाई? पेरू के तट तक फैल जाती है। अब पेरू के तट तक ये प्रति विषुवत रेखीय जलधारा जब पहुंच जाती है तो जो सामान्य स्थितियां होती है उसमें परिवर्तन कर देती है और यहां जो तापमान है कम होता है उसको ये बढ़ा देती है, क्योंकि अल नीनो क्या है? एक गर्म जलधारा है। कैसी जलधारा है? गर्म जलधारा है, प्रति विषुवत रेखीय जलधारा। ये गर्म जलधारा है जो पेरू के तट तक पहुंच जाती है, पेरू के तट तक पहुंच जाती है, के तट पर पहुंच जाती है। क्या करती है भाई? ये जो स्थिति है ये कौन सी है? ये 3 डिग्री से लगभग 24 डिग्री दक्षिणी अक्षांश की बात हो रही है। 23 डिग्री से दक्षिणी 3 से 24 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के बीच ये फैल जाती है, पेरू के तट का तापमान बढ़ा देती है। इससे प्रभाव क्या पड़ता है? यदि प्रभाव की बात करें तो इस जगह पर क्या प्रभाव पड़ता है? इस जगह पर प्रभाव पड़ता है, या हम बात करें यदि दक्षिणी अमेरिका का पश्चिमी तट और प्रशांत महासागर का कौन सा? पूर्वी तट। प्रशांत महासागर के पूर्वी तट पर मूसलाधार बारिश, मूसलाधार वर्षा प्राप्त होती है और यहाँ की जो स्थिति है वो असामान्य हो जाती है। यहाँ जो है प्लवक नष्ट हो जाते हैं जिससे मछली उत्पादन में बाधा आती है, यहाँ पर बाढ़ आती है, मतलब जो जनजीवन है वो अस्त व्यस्त हो जाता है। प्रशांत महासागर के पूर्वी तट पर तो मूसलाधार बारिश होती है, लेकिन भारत का मानसून इससे कमजोर हो जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इससे कमजोर हो जाता है। मतलब भारतीय मानसून पर ये नेगेटिव प्रभाव डालती। क्यों डालती है? देखिए यहाँ ठंडी जलधारा होगी, जो हमबोल्ट की धारा आगे देखेंगे हम, ला नीनो। जो हमबोल्ट की धारा है इसका एक सर्कुलेशन चलता है। जब ये प्रति विषुवत रेखीय जलधारा यहाँ पर आ जाती है तो इसको यहाँ से हटा देती है। यहाँ पर तापमान बढ़ जाता है, तापमान बढ़ जाता है, वायुदाब घट जाता है, वायु जो है ठंडी नहीं रहती, ठंडी नहीं रहती तो संचरण नहीं करती, जब संचरण नहीं करती तो यहीं पर वो बारिश कर देती है और संचरण करके जो भारतीय मानसून को प्रभावित करने वाली ये जलधाराएं होती है वो कमजोर पड़ जाती है, यहाँ से भारत की ओर गमन नहीं कर पाती, भारतीय मानसून कमजोर पड़ जाता है। तो ये भाई मानसून को प्रभावित करती है, भारतीय मानसून को प्रभावित करती है अल नीनो। ये हर साल घटना नहीं होती, 3-4 साल में एक बार
ये ऐसी घटना देखने को मिलती है जिससे भारतीय मानसून कमजोर होता है। सामान्य शब्दों में यदि देखें तो अल नीनो का भारतीय मानसून पर कैसा नेगेटिव प्रभाव पड़ता है। कैसा प्रभाव पड़ता है भाई? नेगेटिव प्रभाव पड़ता है, ये याद रखोगे। आगे देखिए ला नीनो, इसे अल नीनो की बहन कहा जाता है। अल नीनो की बहन कहा जाता है। ये देखिए दिसंबर के अंतिम सप्ताह में ये होती है भाई, ऐसी घटनाएं अक्सर दिसंबर के अंतिम सप्ताह में ऐसी घटना देखने को मिलती है। 3 से 4 साल में एक बार। यदि हर बार ऐसी स्थिति होगी तो अपने बारिश हो पाएगी क्या? यदि हर साल ऐसा होगा तो बारिश नहीं होगी। इस कारण ये 3 से 4 साल बाद ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है। और हम देखते हैं ना 3 से 4 या 5 साल बाद कभी सूखा पड़ता है, अकाल पड़ता है, तो यही कारण होता है। ये है अल नीनो की बहन ला नीनो। ये भारतीय मानसून पर कैसा प्रभाव डालती है? भारतीय मानसून पर भारतीय मानसून पर इसका सकारात्मक प्रभाव, सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। यानी कि यूं कहें कि भारतीय मानसून मजबूत होता है। मजबूत, ज्यादा एक्टिव, किससे? ला नीनो से। ये क्या है? ये हम्बोल्ट की जो धारा है अपने रेगुलर सर्किल के अकॉर्डिंग चलती है, कोई भी व्यवधान प्राप्त नहीं होता, जिससे भारतीय मानसून क्या है? अच्छा खासा सक्रिय रहता है। तो ये है भाई ला नीनो का प्रभाव है जो भारतीय मानसून पर अच्छा पड़ता है। जब ये होती है ला नीनो के प्रभाव भारत व दक्षिणी पूर्वी एशिया में अच्छी वर्षा प्राप्त होती है। तो है ये है भाई ला नीनो और अल नीनो। अल नीनो मतलब भारतीय मानसून का कमजोर होना, ला नीनो का मतलब भारतीय मानसून अच्छा एक्टिव होना। उसके बाद है शरद ऋतु। देखिए हमने देखा 4, 3, 2 और 3, 4 महीने ग्रीष्म काल के, 3 महीने वर्षा ऋतु के, 2 महीने शरद ऋतु के। 4 महीने कौन कौन से देखे? मार्च, अप्रैल, मई, जून, मार्च से जून तक। उसके बाद जुलाई, अगस्त, सितंबर, जुलाई, अगस्त, सितंबर हमने देख लिए। अब अक्टूबर और नवंबर, अक्टूबर और नवंबर, ये जो काल है वो कौन सा कहलाता है भाई? अक्टूबर व नवंबर में शरद ऋतु एक्टिव होती है। इस दौरान मानसून लौटने लगता है। ये समय कार्तिक हिट का है। तो ये याद रखोगे भाई शरद ऋतु के बारे में। उसके बाद है शीत ऋतु। शीत ऋतु कहां से लेके कहां तक चलती है भाई? ये आपके है दिसंबर से फरवरी का जो समय है, ये 3 महीनों का जो समय है, ये
शीत ऋतु वाला होता है। इस समय भयंकर सर्दी पड़ रही है और अभी कौन सी ऋतु चल रही है? अभी शीत ऋतु चल रही है। आपको एहसास हो जाएगा, यदि एहसास रूम में नहीं हो रहा तो एक बार बिना स्वेटर के बाहर चले जाइए, आपको आसानी से शीत ऋतु का एहसास हो जाएगा। तो शीत ऋतु का जो समय माना जाता है वो आपके दिसंबर से फरवरी का माना जाता है। और इस दौरान राजस्थान में कौन सी रबी की फसल बोई जाती है? इसमें देखिए एक होती है मावट। मावट क्या है? मावट के बारे में बता सकते हो क्या? देखिए मावट है शीतकालीन वर्षा। शीतकालीन वर्षा राजस्थान में संपूर्ण 100% की 10% वर्षा मावट से प्राप्त होती है। किससे प्राप्त होती है? मावट की वर्षा से प्राप्त होती है। देखिए इसके बारे में थोड़ी सामान्य जानकारी आपको पता होनी चाहिए। बाकी आगे जब यदि हम भूगोल पढ़ेंगे, विश्व का भूगोल पढ़ेंगे, तब इसको बहुत अच्छी तरीके से क्लियर करेंगे। होता क्या है, ये है भूमध्य सागर। ये भूमध्य सागर है जो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में आता है। यहां पर उष्णकटिबंधीय चक्रवात एक्टिव होते हैं। उष्णकटिबंधीय चक्रवात, ये घटना यहां पर घटित होती है। ये चक्रवात बनने के बाद संचरण करते हैं पश्चिमी विक्षोभ के सारे या जेट स्ट्रीम के सारे। एक बार अच्छा कलर ले देते हैं भाई। ये पश्चिमी विक्षोभ या जेट स्ट्रीम के सारे पूर्व की ओर संचरण करते हैं और ये चक्रवातीय दशाएं हैं जो भारत तक पहुंच जाती है। क्यों? क्योंकि इनको एकदम साफ रास्ता मिलता है। ईरान इराक से होती हुई, अफगानिस्तान पाकिस्तान से होती हुई ये भारत के कौन से भाग में? भारत के उत्तर पश्चिमी भाग में ये भूमध्य सागरीय चक्रवात पहुंच जाता है। पहुंचकर यहां इस वाले क्षेत्र में ये क्या करता है भाई? इस वाले क्षेत्र में ये बारिश प्रदान करता है। तो मावट की जो वर्षा है वो शीतकाल में प्राप्त होती है। राजस्थान में इससे 10% वर्षा प्राप्त होती है। ये उष्णकटिबंधीय चक्रवात जो भूमध्य सागरीय चक्रवात होते हैं, उनसे प्राप्त होने वाली वर्षा है। इस कारण इसे भूमध्य सागरीय चक्रवातीय वर्षा भी कहते हैं। इसे पश्चिमी विक्षोभ की वर्षा भी कहते हैं। इसे मावट की वर्षा भी कहते हैं। इसके 3 नाम है भाई। मावट की वर्षा, भूमध्य सागरीय चक्रवात या पश्चिमी विक्षोभ, जिससे राजस्थान में 10% बारिश प्राप्त होती है। सामान्य शब्दों में एक बार पुनः देख लीजिए, शीतकाल में प्राप्त होती है, राजस्थान में 10% बारिश इससे प्राप्त होती है। ये भूमध्य सागर में जो उष्णकटिबंधीय चक्रवातीय दशा बनती है, ये दशा राजस्थान या यूं कहे कि भारत के उत्तर पश्चिमी भाग तक पहुंचती है। किसके माध्यम से पहुंचती है? पश्चिमी विक्षोभ या जेट स्ट्रीम के माध्यम से। क्यों पहुंचती है? क्योंकि इनको इधर का जो रास्ता एकदम साफ मिलता है और आसानी से ये भारत तक पहुंच जाती है। भारत के पंजाब, कश्मीर, हल्का सा उत्तरी गुजरात और राजस्थान में ये बारिश प्रदान करती है जो शीतकाल में प्राप्त होती है। जो किसके लिए? गेहूं की खेती के लिए ये सोने की बूंदें हैं भाई। इस कारण इसे गोल्डन ड्रॉप भी कहते हैं। गोल्डन ड्रॉप भी कहते हैं। सोने की बूंदें। तो मावट की वर्षा है, ये गेहूं की खेती के लिए बहुत उपयोगी मानी जाती है। गोल्डन ड्रॉप कहलाती है क्योंकि ये सोने की बूंदे जैसे काम करती है गेहूं की फसल के लिए। और ऐसा माना जाता है कि मावट की वर्षा होने के बाद गेहूं जो है वो और ज्यादा अच्छे होते हैं। आगे देखिए भाई, शीतलहर। शीतलहर जो उत्तरी ध्रुव है
या जो रूस का क्षेत्र है एकदम ठंडा प्रदेश, वहां से ये लहरें उत्पन्न होती है और भारत की ओर आती है। भारत की ओर आती है, लेकिन भारत के उत्तर में लगभग 2400 से 2500 किलोमीटर लंबाई में फैला एक हिमालय है। क्या है? हिमालय है। ये भारत को सुरक्षा प्रदान करता है, किससे? शीतलहर से। इस कारण इसे रक्षा कवच भी हम कह सकते हैं शीतलहर की यदि बात करें तो उसके लिए। ये हिमालय है। हिमालय से दक्षिण में क्या है? हिमालय से दक्षिण में उत्तर भारत का मैदान है। उत्तर भारत का मैदान है और उत्तर भारत के मैदान में ही राजस्थान स्थित है। राजस्थान में इस शीतलहर का प्रकोप देखने को मिलता है, लेकिन राजस्थान में सीकर या यूं कहें कि चूरू सीकर और बीकानेर में ज्यादा प्रभाव देखने को मिलता है। अरे देखो ना थे, टींगरा के छुट्टी हुई दिसंबर में, शीतकालीन अवकाश, और फिर छोड़ के टींगरा पहले मुझे 5 तक बांके कणाई 2 दिन की बढ़े, कणाई 3 दिन की बढ़े, कणाई 4 दिन की बढ़े, कणाई किसी कलेक्टर ऑर्डर काटे, कणाई किसी जिले को कलेक्टर ऑर्डर काटे कि 2-3 दिन 1 से लेके 5 तक और छुट्टी की जाती है। कारण माना जाता है शीतलहर। ये वही शीतलहर है जो दिसंबर के अंतिम में या जनवरी के फर्स्ट में प्राप्त होती है उत्तरी क्षेत्र से या उत्तरी ध्रुव या रूस वाले क्षेत्र से या हिमालय पार वाले क्षेत्र से आने वाली शीतलहर जो अपनी चपेट में लेती है। ये क्या करती है भाई? तापमान को अचानक घटा देती है, अचानक घटा देती है। वैसे ही शीत ऋतु में तापमान घटा हुआ ही रहता है और जब शीतलहर आती है तो और ज्यादा घट जाता है, जिससे भयंकर ठंड पड़ती है। तो ये है भाई शीतलहर कब आती है? शीत ऋतु में आती है। इसका क्या प्रभाव है? उत्तर भारत में ठंड बढ़ जाती है। राजस्थान में इसका प्रकोप चूरू, सीकर और बीकानेर में ज्यादा देखने को मिलता है, या उत्तरी पूर्वी जो राजस्थान है वहां पर इसका प्रकोप ज्यादा मिलता है। ये क्या करती है? तापमान को अचानक से घटा देती है। तो ये था भाई आज का अपना खूबसूरत टॉपिक। अब देखिए एक बार देख लेते हैं आइसोबार लाइन। ये क्या है? समवायुदाब रेखाएं। समवायुदाब रेखाएं, इससे क्या पता चलता है? जब समदाब वायुदाब जो समवायुदाब रेखाएं मान ज्यादा होगा, इनका प्लस होगा, तब क्या है? मानसून को आकर्षित नहीं करेगी, आकर्षित नहीं करेगी। मानसून को आकर्षित नहीं। और जब इनका मान कम होगा तो मानसून को आकर्षित करेगी। अब देखिए भाई, यदि हम समदाब वायु आइसोबार या समवायुदाब रेखा की बात करें तो जनवरी में राजस्थान से 2 समवायुदाब रेखाएं गुजरती है। एक गुजरती है 1019 और एक गुजरती है 1018। ये जनवरी में राजस्थान से गुजरती है, ये जनवरी में राजस्थान से गुजरती है। और जुलाई की यदि हम बात करें तो 997, 998, 999 और 1000 ये समदाब रेखाएं राजस्थान से गुजरती है। कब है? जुलाई के माह में, और ये जनवरी के माह में गुजरती है। मैंने कहा जब मान घटता है तो मानसून को आकर्षित करती है। जुलाई, जून या जुलाई में हमने पढ़ा कि थार के मरुस्थल में जो है निम्न वायुदाब का केंद्र बनता है, क्योंकि यह है जो समवायुदाब रेखाएं उनका मान घट जाता है और जनवरी में बढ़ जाता है। कितना फर्क आता है? इस समय मानसून आकर्षित होता है, इस समय आकर्षित नहीं होता। ये था भाई आज का एक बहुत ही खूबसूरत और शानदार टॉपिक। मजा आया होगा पढ़ के, इसी के साथ राजस्थान की जलवायु है वो पूरी हो चुकी है। इस क्लास को जरूर देखने के बाद शेयर करें और कमेंट बॉक्स में बताएं कि कैसी लगी ये आज की क्लास। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, सदा खुश रहें, मस्त रहें।